नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत अहम है। अक्सर चुनाव आते हैं, रैलियां होती हैं और सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े राजनीतिक वादे किए जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन दावों के पीछे की असलियत क्या है? आज हम इस एक्सप्लेनर में बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ ठोस आंकड़ों के आधार पर भारत में कानून व्यवस्था की असली स्थिति को डिकोड करेंगे। हमारा मकसद एकदम साफ है, राजनीतिक नारों से थोड़ा आगे बढ़ना और फैक्ट्स के जरिए सच्चाई को समझना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इन दावों की हकीकत से, फिर एनसीआरबी 2022 के डेटा से राष्ट्रीय स्थिति को समझेंगे। उसके बाद अलग अलग राज्यों के क्राइम रेट को कंपेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग के एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स पर, और आखिर में जानेंगे कि एक वोटर के तौर पर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉलिटिकल माहौल की जिसने इस डेटा को अचानक इतना अहम बना दिया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली हुई थी। वहां एक बड़ा बयान दिया गया, वादा किया गया कि अगर राज्य में सत्ता बदलती है तो पेंडिंग पड़े बलात्कार के मामलों को फिर से खोला जाएगा। अब इस तरह के राजनीतिक बयान स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। सवाल ये कि भाई जिन राज्यों में पहले से उसी पार्टी की सरकारें हैं, वहां महिला सुरक्षा के असली आंकड़े क्या कहते हैं? इस दावे को सही से परखने के लिए हमें नेशनल डेटा देखना ही पड़ेगा। तो आइए सीधा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि पूरे देश की असल तस्वीर क्या है। 86, 86। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। साल 2022 में पूरे भारत में हर रोज औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नंबर अपने आप में इस प्रॉब्लम की गहराई और गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो 2022 में ये नंबर 31,516 था, मतलब प्रति 1 लाख महिलाओं पर क्राइम का रेट 4.8 रहा। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो कुछ और है। करीब 89% मामलों में, जी हाँ 89% मामलों में पीड़िता अपराधी को पहले से जानती थी। ये उस आम धारणा को बिल्कुल तोड़ देता है कि खतरा हमेशा किसी अनजान व्यक्ति से ही होता है। अब अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक की स्थिति एकदम साफ हो जाती है। 2020 में आपको जो ग्राफ में गिरावट दिख रही है ना, वो मुख्य रूप से कोविड लॉकडाउन की वजह से थी। लेकिन 2021 और 2022 आते आते संख्या फिर से 31,000 के पार पहुंच गई। इससे एक बात तो क्लियर है, नेशनल लेवल पर क्राइम के मामलों में कोई स्थायी लॉन्ग टर्म सुधार नहीं दिख रहा, चाहे देश में कोई भी सरकार रही हो। नेशनल डेटा तो हमने देख लिया, अब जरा राज्यों की तुलना करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की क्या कहानी है। अगर हम 2022 में बीजेपी शासित राज्यों के डेटा पर नजर डालें तो राजस्थान 5,399 मामलों और 16 के रेट के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। डेटा में एक बहुत ही खौफनाक और सीरियस कैटेगरी भी है, बलात्कार के साथ हत्या। इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश 62 मामलों के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 41 ऐसे मामले दर्ज हुए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ टोटल मामलों की संख्या देखकर नतीजे निकाल लेते हैं, जो कि पूरी तरह भ्रामक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, यूपी में 3,690 मामले हैं, लेकिन वहां की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, तो प्रति 1 लाख महिलाओं पर रेट आता है 3.4। वहीं राजस्थान की आबादी यूपी से काफी कम है, लेकिन मामले 5,399 हैं, जिससे उसकी दर देश में सबसे ज्यादा यानी 16.0 हो जाती है। तो सही सिचुएशन को समझने के लिए ना सिर्फ टोटल नंबर नहीं बल्कि क्राइम रेट देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अब हम विपक्ष के शासन वाले राज्यों का डेटा भी देख लेते हैं। बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में टोटल नंबर्स थोड़े कम दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में 832 और केरल में 704 मामले। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ इन कम नंबर्स को देखकर यह मान लेना चाहिए कि यहां सब कुछ एकदम परफेक्ट है? यहीं से हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू शुरू होता है। तो अब बात करते हैं रिपोर्टिंग पैराडॉक्स की, जो इन आंकड़ों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ज्यादा केस दर्ज होने का मतलब हमेशा यही होता है कि वहां का शासन खराब है या हालात बेकाबू हैं? पहली बार में तो जवाब हाँ ही लगता है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी और समाजशास्त्र कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। देखिए, सबसे अहम पॉइंट यह है कि ज्यादा नंबर्स का मतलब हमेशा ज्यादा क्राइम नहीं होता। इसे रिपोर्टिंग पैराडॉक्स कहते हैं। जिन राज्यों में पुलिस तक पहुंच आसान है, जहां सामाजिक बदनामी का डर कम है और जहां साक्षरता और जागरूकता ज्यादा है ना, वहां मामले भी ज्यादा दर्ज किए जाते हैं।
तो ज़्यादा एफआईआर दर्ज होना वास्तव में इस बात का एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है कि वहां पीड़ित महिलाएं न्याय मांगने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इसे साबित करने के लिए जरा इस डेटा को देखिए। 6.1%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 के मुताबिक भारत में लगभग 6.1% महिलाओं ने यौन हिंसा का अनुभव करने की बात स्वीकार की है। अगर आप इसे देश की कुल आबादी पर लागू करें ना, तो असली नंबर NCRB के उस 31,000 वाले आंकड़े से कई गुना ज्यादा निकलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अनगिनत मामले तो कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि क्राइम रेट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। क्राइम एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। ये वहाँ के शहरीकरण, आर्थिक असमानता, जाति संरचना, पुलिस की कैपेसिटी और उस राज्य के रिपोर्टिंग कल्चर से गहराई से जुड़ा है। किसी एक पार्टी को पूरी तरह से दोषी या निर्दोष मान लेना डेटा के साथ नाइंसाफी होगी। तो अब सवाल यह है कि एज अ वोटर हमें क्या करना चाहिए? ये सब समझने के बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सिर्फ चुनावी नारों से इंप्रेस होने के बजाय हमें अपनी लोकल सरकारों और नेताओं से कुछ सॉलिड डिमांड्स करनी चाहिए। चाहे पावर में कोई भी हो, उनसे पूछिए कि पुलिस थानों को महिलाओं के लिए ज्यादा अप्रोचेबल कैसे बनाया जा रहा है, पेंडिंग मामलों को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, और सबसे जरूरी, अपराधियों को सजा मिलने का जो रेट है उसे सुधारने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। ये वो असली काम है जो ग्राउंड लेवल पर कोई बदलाव ला सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो नारों की जगह तथ्यों के आधार पर मतदान करे। तो क्या अब वो समय आ गया है कि हम खोखले राजनीतिक वादों के बजाय ठोस सुरक्षा रिकॉर्ड और असली डेटा के आधार पर सरकारों की जवाबदेही तय करें? क्योंकि जब तक फैक्ट्स हमारे चुनावों का केंद्र नहीं बनेंगे, तब तक जमीनी हकीकत का बदलना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा तथ्यों पर सवाल उठाते रहिए।